ऑलराइट क्लास, तो ये हमारा वेब बूट कैम्प की क्लास नंबर 3 है। और इस क्लास के अंदर आज मैं आपको HTML कंप्लीट करवा दूंगा। जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं वो सारे के सारे आज के इस लेक्चर के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इस लेक्चर के बाद जो आपको लेक्चर नंबर 4 दिया जाएगा, उस लेक्चर के अंदर आपको प्रोजेक्ट करवाऊंगा HTML का। एक कंप्लीट फुल फ्लैश वेबसाइट बनाएंगे हम, मल्टीपल पेजेस वाली, ठीक है। और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज की क्लास के अंदर सारे के सारे मैं आपके क्लियर कर दूंगा, ताकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएं तो उसके अंदर हमें कोई मुश्किल ना आए। और अगर कोई चीज़ हमसे मिस हो जाती है और प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होगी, तब भी आप उससे फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। तो मैं क्विकली स्टार्ट कर लूँगा। देखें, सबसे पहले मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि आपने गिटहब के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। आई थिंक सो सब ने क्रिएट कर लिया होगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है, ठीक है। आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आपने क्या करना है, सिंपल इस रेपोज़ में आना है। रेपोज़ में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास वेब बूट कैम्प विक्स के नाम से एक रेपो क्रिएट हुई होगी, ठीक है। इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फ़ोल्डर आ जाएगा। ये वही फ़ोल्डर है जो हमने यहाँ पे अपने मेन डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट किया था, ये HTML वाला, ठीक है। जो काम हम उस HTML के फ़ोल्डर में कर रहे थे वो काम हमारा सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस HTML के फ़ोल्डर को ओपन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 1 भी है, 2 भी है, और वो हेडफोन वाली पिक्चर भी है, ठीक है। तो अगर मैं क्लास 2 को ओपन करता हूँ लेट्स से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारा का सारा कोड पड़ा हुआ है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, ठीक। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, पहला काम आपने ये करना है कि ये जो आपकी रेपो है HTML वाली, इस पेज पे जब आप आओगे तो इसको आराम से स्टार कर लेना है, ठीक है। इसको स्टार करके क्या फ़ायदा होगा कि जब आप मेरी रेपो के ऊपर आओगे तो आपके साथ ऑप्शन होता है सिंपल स्टार्स का। आप उस स्टार्स में जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा, आपको पेज से अवे नहीं जाना पड़ेगा। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी रेपो हाइड हो जाती है या फिर प्राइवेट हो जाती है या एक्सेस नहीं होती पब्लिकली, तो स्टार्स के अंदर वो पड़ी होती है, आप उसको ईजिली जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से इसको मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे स्टार काउंट हो गया। अब अगर मैं वापस अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ, आप जब एक दफ़ा स्टार कर लोगे ना, तो जब आप मेरी प्रोफाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पे स्टार्स के अंदर वो आपको शो हो जाएगी। आपने सिंपल स्टार्स पे आना है और यहाँ पे वो आपको दिखा देगा कि जो भी आपने स्टार्स की होगी। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे अपनी ये वाला वेब बूट कैम्प का जो है इसको मैंने स्टार किया हुआ है, ठीक है। इसको सिंपल ओपन करोगे तो आपके सामने वही चीज़ आ जाएगी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ओके। अब फ्यूचर में जो भी हमारा काम होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोड समेत। तो अब जो हम नेक्स्ट इसका प्रोजेक्ट करेंगे विद जो आज की क्लास होगी, उसका भी कोड मैं इसके ऊपर पुश कर दूँगा, तो आप इसको बाय रेफरेंस अपनी आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसको मैं वापस मिनिमाइज़ कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन काम। मैंने VS कोड के अंदर आपका ये जो फोल्डर था इसको ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जो कि हमारी आज की है class3.html की, ओके। अब class3.html के अंदर मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ओके। ये जो साइड पे ग्रीन कलर आ रहा है इसको छोड़ दें। मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HTML और उसके बाद etc। अब यहाँ पे देखें HTML जब आप लिखते हो ना, तो एक आपके पास ऑप्शन आता है HTML5 का, ठीक है। ये एमिट एब्रीविएशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे देता है, उस पेज का स्ट्रक्चर दे देता है। नीचे आप HTML XML भी देख सकते हो, ये XML का देता है। ऊपर सिंपल HTML का टैग है और ये आपके पास HTML5 का पूरा बॉयलर प्लेट, इसको आप बोल सकते हो या स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ओके। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे लिए पूरा का पूरा जो मैं बाय हैंड खुद लिख रहा था मैनुअल, ये उसको मेरे लिए ऑटो जनरेट कर देगा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हैं, जैसे ये 2 मेटा के टैग हैं हेड के अंदर, इनको छोड़ दें। या आगे मैं आपको बताऊंगा इस लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश, इसको आप हटा भी सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो डॉक टाइप HTML है, इसको आप लिखा भी रहने दो या ना लिखा रहने दो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। एक तरीका था ये वाला HTML5 करके। एक तरीका है, अगर आप Shift 1 प्रेस करोगे ना तो आपके पास एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा। इस एक्सक्लेमेशन मार्क में भी आपको क्या दे रहा है, बॉयलर प्लेट दे रहा है। आप सिंपल एंटर करोगे तो सेम थिंग आपके पास वही बॉयलर प्लेट वाली आ जाएगी, ओके। तो ये शॉर्टकट था, मैनुअल करने से बेहतर कि आप यहाँ पे कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो या शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे मैं टाइटल चेंज करके इसको क्लास 3 कर देता हूँ। क्लास 3 हो गया। और यहाँ पे मैं H1 में लेट से लिख देता हूँ क्लास 3, ओके। अब इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, इसको रन करने के लिए मुझे फ़ोल्डर में जाके डबल क्लिक करके इसको अपने ब्राउज़र पे ओपन करना पड़ता था, ओके। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन होती है यहाँ पे, देखो ये जो आपके पास साइड पे टैब्स आ रहे हैं ना, इन टैब्स में जो लास्ट वाली टैब है
जिसको एक्सटेंशन की यहाँ पे हेडिंग भी दे रहा है। इस एक्सटेंशन में आना है आपने, यहाँ पे आप सर्च करोगे लाइव सर्वर सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाली एक एक्सटेंशन आएगी, सिंपल इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने इसको पहले से किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ओके, इसको इंस्टॉल कर लोगे तो सिंपल ये आपके VS कोड की एक्सटेंशंस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। और अभी यहाँ पे मेरा पोर्ट ओपन है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखें, जब आप इसको चलाना चाहते हो ना, इसको रन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप गो लाइव का ऑप्शन आपको नीचे नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए ब्राउज़र पे इसको एज अ लाइव सर्वर ओपन कर देगा। ठीक है, अगर आपको ये बटन यहाँ पे नहीं मिलता गो लाइव का तो आप पेज के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन होगा, सिंपल इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें ये यहाँ पे आपके सामने लाइव सर्वर एज ए ओपन हो गई है। ठीक है, अब लाइव सर्वर का बेनिफिट क्या है, जैसे यहाँ पे देखें मैं पैराग्राफ के अंदर लॉरम लिख देता हूँ, लॉरम 10। ओके, अब मुझे पेज पे जाके पेज को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। कैन यू सी, ये मेरे लिए ख़ुद ही उस टेक्स्ट को क्या कर देगा, या जो भी चेंजेस होंगे उनको बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही रिफ्लेक्ट कर देगा पेज के ऊपर। तो ये बेनिफिट होता है लाइव सर्वर का। ओके, और एक चीज़ और होती है, एक तो ये लाइव सर्वर था जो आपको ब्राउज़र पे दिखाता है, एक VS कोड का अपना भी, इसको आप बोल सकते हो, इसको ब्राउज़र ही बोल लो या इसको एक प्रीव्यूअर बोल लो कि आप जो भी कोड लिखोगे साइड पे आपको उसका जो भी प्रीव्यू होगा वो आपको शो होगा। उसको देखने के लिए आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में ये वाला जो ऑप्शन है जिसके ऊपर सर्च बार या फिर एक सर्च का आइकन है, इस पर सिंपल आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे कैन यू सी, जो काम हमारा यहाँ पे हो रहा था वही काम इसने यहाँ पे क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। ओके, अब मैं इसको चल के बंद भी कर सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब ये भी बिल्कुल उसी लाइव सर्वर की तरह ही है, मतलब इसको मैं साइड से बंद कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा हम क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो जो काम करूँगा, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2 के अंदर VICS। देखें उसने खुद ब खुद उसको वहाँ पे क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अभी के लिए इस केस में मैं इसको यूज़ करूँगा, आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर आगे उसको देखेंगे मज़ीद हमने क्या करना है। अभी के लिए क्योंकि मैं साथ साथ रिफ्लेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ जो काम हम करें, ताकि आपको मज़ीद आइडिया क्लियर हो। और बार बार जाके पेज को रिफ़्रेश करने से बेहतर, या बार बार क्रोम ब्राउज़र ओपन करके उसको मिनिमाइज़ करने से बेहतर है हम साइड पे ही इसका प्रीव्यू देखते रहें। ओके, तो अब लास्ट क्लास के अंदर कुछ टैग्स रह गए थे हमारे। उन टैग्स के अंदर सबसे पहला जो टैग है वो आपके पास है सेंटर का टैग। अगर आपने कोई भी चीज़ पेज के सेंटर में दिखानी हो तो आप क्या करो, सेंटर का टैग ले लो, उसके अंदर आप नेस्टेड टैग बना सकते हो। मैं यहाँ पे H2 के अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड कहाँ आ गया, पेज के एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। ओके, अगर मैं H2 को यहाँ से रिमूव करके जो ऊपर हमने सारा का सारा कंटेंट लिखा है इसको ही अगर मैं सेंटर के टैग में डाल दूँ, कैन यू सी, जो भी चीज़ हमने यहाँ पे सेंटर के टैग के अंदर लिखी हुई है वो हमें पेज के सेंटर में शो हो रही है। क्लियर है। इसके बाद सेंटर के टैग के बाद एक और टैग होता है जिसको बोलते हैं HR का टैग। लाइक यहाँ पे देखो H1 के बाद मैं चाहता हूँ कि एक नीचे लाइन आ जाए, उस लाइन के बाद ही मुझे कंटेंट शो हो, यानी कि चीज़ों को सेपरेट करने के लिए ये टैग यूज़ होता है। इसको बोलते हैं HR। इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। इसके आगे अगर आप स्लैश डाल दो कोई फ़र्क नहीं है, इसको खाली छोड़ दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके सामने एक लाइन आ गई है। इस लाइन से पता लग रहा है कि क्लास 3 है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो ये सेक्शंस बनाने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, एक और HR का टैग इसके बाद लगा देता हूँ। तो लॉरम जो भी हमारा पैराग्राफ था उसके बाद भी एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट हो गई है। ठीक है, HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रो इसको बोलते हैं। इसके बाद जो हमने H2 लिखा इसके बाद भी एक हॉरिजॉन्टल रो लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। जैसे बटन बनाने के लिए आपने सिंपल बटन का टैग यूज़ करना है, BUTTON इसका स्पेलिंग है। एंटर करोगे तो यहाँ पे बटन आ जाएगा आपके पास। इस बटन के अंदर लेट से मैं लिख देता हूँ सबमिट लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। अभी के लिए क्या है, एक बेसिक सा ना काम करने वाला बटन है। इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसके साथ जावास्क्रिप्ट के ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ, तो इसलिए अभी के लिए ये बटन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इस बटन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर सबसे पहला एट्रीब्यूट है टाइप का। टाइप इसके बटन भी होती है, मेन्यू भी होती है, रीसेट भी होता है, सबमिट भी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके टाइप हम बटन रखते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा सिंपल एक बटन है। और जब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे इस लेक्चर के अंदर तो उसकी टाइप हम तब सबमिट रख देते हैं क्योंकि हम तब फॉर्म को सबमिट कर रहे होते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद या इसको मैं लिखा रहने देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। टाइप होती है बटन। ओके,
इस बटन के बाद HR लगा देता हूँ तो एक और रो क्रिएट हो गई है। ठीक है, आप जितनी मर्ज़ी चाहो रो क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास एक टैग होता है जिसको बोलते हैं मार्की। मैं HR क्रिएट कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस हमें पता लगता रहे सब चीज़ों में। एक टैग होता है जिसका नाम है मार्की। मार्की टैग में आपसे बिहेवियर पूछता है और डायरेक्शन, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 2 एट्रीब्यूट्स होती हैं। ठीक है, इस मार्की टैग के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे H2 में लिख देता हूँ हेलो, कैन यू सी। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ हेलो को, Ctrl+V ये देख रहे हो आप किस तरीके से मेरे पास स्लाइड होता हुआ आ रहा है। या आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि इस तरीके से कोई चीज़ स्लाइड होके आ रही होती है। तो सिंपल क्या होता है, मार्की का टैग होता है जो आपको इस तरीके से स्लाइडर परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अभी हम इसको नहीं देखते, मैंने सिंपल आपको मार्की टैग बताना था कि अगर आप इस तरीके से कोई चीज़ स्लाइड करवाना चाहो, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा कुछ मैकेनिज़्म क्रिएट करेंगे, तब मैं आपको इस मार्की टैग के बारे में कंप्लीट बताऊँगा। ओके, इस मार्की टैग के बाद इनको मैं हटा देता हूँ जो H1 है। मार्केट टैग के बाद मैं HR लगाता हूँ तो ये हमारा मार्केट टैग है। ठीक है, इस मार्केट टैग के बाद अब मैं आपको बताता हूँ राउटिंग क्या होती है। अगर आपने एक पेज से किसी दूसरे पेज के ऊपर मूव करना हो तो आप राउटिंग करते हो, मतलब कि एंकर टैग को यूज़ करते हो। एंकर टैग क्या होता है, सिंपल A लिखोगे तो यहाँ पे सजेशन में आपके पास A आएगा। A मीन्स एंकर टैग। इस पर एंटर करूँगा तो ये आपके सामने एक एंकर टैग क्रिएट कर देगा। एंकर टैग में मेरे पास एक एट्रीब्यूट होती है जिसका नाम होता है href। ठीक है, ये इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, कि आपने किस पेज पे जाना है। तो इस एंकर टैग के अंदर मैं जो चीज़ लिखूँगा उसके क्लिक पे मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, इस रेफरेंस पे पहुँच जाऊँगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू पेज 1। ओके, तो यहाँ पे आप देखो गो टू पेज 1 नाम से एक आ गया। और अभी के लिए इस पे देखो मैं होवर लेके जाता हूँ, इसको बोलते हैं होवर। माउस को मैं इस पे होवर करता हूँ तो मेरे पास जो कर्सर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एंकर टैग की वजह से हो रहा है। और अभी तक इसको मैंने रेफरेंस नहीं दिया, इस वजह से इसका कलर पर्पल है। आप इसको कोई रेफरेंस दे दोगे, देखो इसका कलर अब क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब ये जो मैंने इसको रेफरेंस दिया ये तो कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको ठीक वाला कोई रेफरेंस देते हैं। देखें यहाँ पे मैंने क्लास 2 भी बनाई थी, क्लास 1 भी। अगर मैं क्लास 2 पे जाना चाहता हूँ ना तो इसके अंदर मैं रेफरेंस दे दूँगा क्लास 2.html का। ठीक है, कंप्लीट मैंने दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू क्लास 2। ओके, अब ये याद रखिएगा कि जिस पेज के ऊपर आप मूव करना चाहते हो वो पेज आपका उसी फाइल के करीब पड़ा हो, ना फोल्डर के अंदर नेस्ट हुआ हो, ना किसी और फोल्डर के अंदर पड़ा हो, उसी फाइल के बिल्कुल साथ पड़ा हो। जैसे हमारी क्लास 3 है उसके फ़ौरन साथ क्लास 2 पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसा फोल्डर जिसके अंदर सारी क्लासेस या आपकी सारी फाइल्स एक साथ पड़ी हैं, वहाँ पे ये ट्रिक आपकी यूज़ हो सकती है। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। वो आगे एडवांस टॉपिक आएगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आप डॉट स्लैश करके या डॉट डॉट स्लैश करके इस तरीके से मूव कर सकते हो। ओके, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लास 2 वाली पे क्लिक करूँगा। कैन यू सी, हमारे सामने वही पेज ओपन हो गया जो हमने लास्ट क्लास के अंदर सारा काम किया था। ओके, तो ये बेनिफिट होता है एंकर टैग का। अब यहाँ से मैंने वापस आना है तो वापस आने के लिए ऊपर देख रहे हो यहाँ पे आपके पास एरो का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। और एक तरीका होता है कि इसको आप सेपरेट पेज पे ओपन कर लो, यानी कि ये आपका जो पेज है ये एज इट इज़ रहे, आपका जो ऊपर नेक्स्ट टैब है उसके अंदर ये आपकी क्लास हो, जो भी आप फाइल ओपन करना चाहते हो वो नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो जाए। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको हम बोलते हैं टारगेट। ठीक है, आप इसको टारगेट दोगे तो ये आपसे वैल्यू लेगा। ब्लैंक है, पेरेंट है, सेल्फ है, टॉप है। अभी के लिए हमारा इससे मतलब कि काम इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ राउटिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ सेक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे HR लगा देता हूँ और पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ लॉरम 200। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया। इसके बाद मैं HR लगाऊंगा, दोबारा लिख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर लॉरम 200 या 100। इसके बाद अगेन HR लगाता हूँ और पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ लॉरम 200। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ्स लिए हैं 200 वर्ड्स के। अब इनसे होगा क्या, मैं आपको राउटिंग बेसिकली समझाना चाहता हूँ पेज के अंदर रहते हुए। अब देखो ये एक सेक्शन है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे नाम भी इनको दे दूँ ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन 1, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेक्शन 2। अगेन कॉपी पेस्ट करता हूँ और लास्ट वाला आपके पास है सेक्शन 3।
ओके, तो ये एरिया सेक्शन 1 का है, ये एरिया सेक्शन 2 का है और ये एरिया सेक्शन नंबर 3 का है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट करूँ, उस लिंक पे क्लिक करके मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, सेक्शन 3 पे पहुँच जाऊँ। मतलब कि आप एक पेज के अंदर रहते हुए किसी स्पेसिफिक जगह पे मूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एंकर टैग को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एंकर टैग बनाऊँगा, एंकर टैग, और इसके अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैसेज आप कोई भी दे सकते हो, गो टू द पेज 3 या सेक्शन 3, जो भी आप नाम देना चाहो। मैं इसको सेक्शन कह देता हूँ। और अब ये आपसे मांग रहा है एड्रेस। अब इस केस में ये तो मेरे पास एक ही पेज है ना, तो मैं इसको एक पेज का तो यहाँ पे एड्रेस दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है ही class3.html वाला। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं आईडी। अब देखिए मैंने किस पे जाना है, सेक्शन 3 पे जाना है ना, तो सेक्शन 3 के हेडिंग को, यानी कि सेक्शन 3 आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस हेडिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आके मैं इसको आईडी दे देता हूँ। अगेन आईडी एक सिलेक्टर है, CSS के अंदर भी इसको पढ़ेंगे, आगे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी HTML के अंदर सिंपल आईडी को मैं वैल्यू दे देता हूँ सेक्शन 3। ओके, इस सेक्शन 3 को मैं कहाँ दूंगा, इस href के अंदर, सेम टू सेम सेक्शन 3। अब यहाँ पे आपके सामने देख लो, यहाँ पे गो टू द सेक्शन 3 आ गया। अच्छा, एक नई चीज़ मेरे यहाँ पे जहन में आ गई है। अब देखो, गो टू W3 स्कूल है और गो टू द सेक्शन 3 है, इन दोनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। एक तो तरीका है स्पेस लाने के लिए, मैं यहाँ पे BR का टैग लगा दूँ तो वो इसको नीचे वाली लाइन पे ले आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको नीचे वाली लाइन पे ना लाऊं, बल्कि उसी के सामने ही हो, लेकिन थोड़ी सी स्पेस के साथ हो। तो यहाँ पे इन दोनों टैग्स के दरमियान में आप एक चीज़ यूज़ करोगे, उसको हम बोलते हैं एंड NBSP और आगे सेमीकोलन। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने ये लगाया तो इसने मुझे क्या दे दिया, बीच में स्पेस दे दिया। ये है एम्परसेंड का साइन, ये आप अपने कीबोर्ड पे देख लीजिएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, एंड NBSP, और आखिर में आपने लगाना है सेमीकोलन। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ आ रही उसके लिए मैं एक दफ़ा, मासूम से जहनों पे जोर नहीं डालना आपने। यहाँ पे देखें मेरे पास किस जगह पे इसको मैं कर रहा हूँ, ये एंड NBSP है ना, तो एक दफ़ा मैं दोबारा डाल के दिखाता हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, 7 के ऊपर मेरे पास एम्परसेंड का साइन है, इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद NBSP सजेशन भी मुझे दे रहा है, और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सेमीकोलन है, इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब देख रहे हो 2 की स्पेस आ गई है। इसी से आप जितने मर्जी देते जाओगे आपके लिए उतनी स्पेस क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको 2-3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। कैन यू सी, ये देख रहे हैं आप, स्पेस क्रिएट होती जा रही है। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ आपको पता लग गई है, चलो इसी बहाने। अब हमने href के अंदर गो टू द सेक्शन 3 दिया और रेफरेंस उसको दे दिया सेक्शन 3 का। इस सेक्शन 3 को हमने आईडी सेम टू सेम दे दी जिस जगह पे हम मूव करना चाहते थे। अभी के लिए इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो वो क्या कह रहा है, फाइल नॉट फाउंड, और ये उसको फाइल नहीं मिल रही। मैं वापस आ जाता हूँ। अब हमने क्या मिस्टेक की है, एक चीज़ याद रखना, जब भी आप आईडी देते होते हो ना, तो href के अंदर उसको कॉल करने के लिए साथ क्या यूज़ करते हो, हैश यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आप हैश लगा दोगे। अब ये कंप्लीट रेफरेंस बन गया है, इसका रेफरेंस सेम टू सेम इस रेफरेंस का है, मतलब इस पे पहुँच जाएगा वो जब आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कौन सा सेक्शन ओपन हो गया, सेक्शन 3। ठीक है, अगर मैं इसको सेक्शन 2 कर देता हूँ या इसको सेक्शन 3 रहने देता हूँ, इसको अगेन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इन दोनों को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ये क्योंकि स्पेसेस हमारी ज़्यादा हो गई हैं, थोड़ी सी स्पेसेस को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि वो एक ही लाइन में आ जाए। ऊपर से भी थोड़ी सी स्पेसेस रिमूव कर दूँगा। अब ये कुछ बेहतर लग रही हैं थोड़ी सी, अब ठीक है। अब ये एक और रेफरेंस है href, इसके अंदर मैं इस पेज को 2 कर देता हूँ, और 2 करने के बाद यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 कर देता हूँ, और इसको इस सेक्शन 2 के क्लिक पे मैं जाना चाहता हूँ ना, यानी कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास सेक्शन 2 ओपन हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ से मेरा सेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हेडिंग से। इस हेडिंग को मैं क्या करूँगा, आईडी दे दूँगा। इस आईडी को वही आईडी देनी है जो आपने यहाँ पे रेफरेंस में दी होगी। तो आईडी है सेक्शन 2, इसको मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट पे जब क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ मूव कर जाऊँगा, सेक्शन 2 पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो कौन सा ओपन हो गया आपके पास, सेक्शन 2 ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ही पेज के अंदर रहते हुए डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर अपनी राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 तरीके की राउटिंग बताई है, एक है पेज से अवे
एक है पेज के अंदर ही। अगर पेज से अवे जाना है तो उसके लिए आपको टारगेट वो देना पड़ेगा जिसके ऊपर आप मूव करना चाहते हो, और टारगेट भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। ब्लैंक करोगे तो वो नेक्स्ट टैब के अंदर उसको ओपन करेगा, अगर ब्लैंक नहीं करोगे तो वो उसी पेज के ऊपर उसको ओपन कर देगा। तो यहाँ पे हमारी राउटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इस पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पे HR लगा देता हूँ ताकि ये हमारा सेक्शन अलग हो जाए। अब इस HR के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, चलो इसको मैं कमेंट्स बाद में दे दूंगा, वैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको क्या देता हूँ राउटिंग, ताकि जब आप इसका कोड देखें तो आपको आसानी हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्किंग। ठीक है, बाकी चीज़ें तो सिंपल है। यहाँ पे मैंने बटन क्रिएट किया और ऊपर HR को बताया आपको HR क्या होता है। ठीक है, तो बाकी देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिस्ट्स का। लिस्ट की दो टाइप्स हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पहले समझ आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखें, हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे LIST लिस्ट। लिस्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो OL से, और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो UL से। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि जो चीज़ आप ऑर्डर में लेना चाहते हो उसके लिए आप टैग यूज़ करोगे OL का, और जो चीज़ आपको अनऑर्डर में चाहिए उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, UL का टैग यूज़ करोगे। इन दोनों टैग्स के अंदर मज़ीद एक ही टैग यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं LI का टैग। LI मीन्स लिस्ट आइटम्स। ठीक है, अब जो भी आपने आइटम देना होगा वो आप किसके अंदर दोगे, लिस्ट आइटम के अंदर, और जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने आइटम देना होगा वो भी किसके अंदर दोगे, लिस्ट आइटम के अंदर दोगे। ठीक है, तो एक हमारे पास लिस्ट होती है, मतलब लिस्ट की दो टाइप्स हैं, एक ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में आपके पास वो चीज़ें सारी ऑर्डर में आती हैं, और अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास ऑर्डर में नहीं आती। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट आइटम का टैग होता है जो कि इनके अंदर के कंटेंट को शो करवाता है। ठीक, इसको मैं वापस क्लोज कर देता हूँ, और बल्कि इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे अपना काम थोड़ा साफ़ सुथरा रख सकें। सफाई निस्फ़ ईमान है वैसे भी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले आपको एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास OL का टैग होता है सिंपल। OL के टैग के अंदर मैंने आपको बताया था एक LI का टैग होता है जिसको हम लिस्ट आइटम बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैंगो। एक और LI क्रिएट करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ऑरेंज। एक और LI क्रिएट करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ स्ट्रॉबेरी। ओके, अब मैं वापस नीचे आता हूँ। कैन यू सी दिस, ये आपके पास किस ऑर्डर में आ रहे हैं, सारे के सारे ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3 एक तरतीब के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई जिसके अंदर सारे के सारे आइटम्स किस में आ रहे हैं, ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। OL के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं टाइप। इसके टाइप 1 है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 2 3 में आ रहे हैं। अगर आप A कर दोगे तो ये ABC में आएंगे, अगर आप स्मॉल a कर दोगे तो स्मॉल ABC में आएंगे, अगर आप इसको I कर दोगे तो ये रोमन में आएंगे स्मॉल, और अगर कैपिटल I कर दोगे तो ये कैपिटल रोमन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको अगर आप 1 नहीं दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, उसके टाइप को 1 ले लेगा। ठीक है, और लिस्ट आइटम आप जितने मर्ज़ी बनाते जाओगे ये उस आपके पास इन ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मेरे पास 3-4 दफ़ा आ गई है। ठीक है, इसको मैं वापस रिमूव कर देता हूँ। ये लिस्ट की पहली टाइप है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ओके, इसके बाद सेकंड टाइप है जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, आप UL का टैग यूज़ करोगे। उस UL के टैग के अंदर, और एक काम करते हैं OL के बाद मैं एक HR लगा देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे फ़र्क नज़र आए। UL के टैग के अंदर भी आपके पास यही लिस्ट आइटम्स ही होते हैं। मैं इन्हीं को अगर कॉपी पेस्ट कर लूँ तो यहाँ पे इनको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। कैन यू सी दिस, पहले ऑर्डर के अंदर चीज़ें थी, अब आपके पास ऑर्डर नहीं है। तो ये जो बुलेट्स आपके पास साइड पे आ रही हैं ये बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट को शो कर रही हैं। इसकी भी यहाँ पे टाइप होती है, आप इसकी यहाँ पे टाइप इक्वल टू, इसके टाइप के अंदर आप स्क्वायर कर सकते हो। नहीं पिक कर रहा, डिस्क आई थिंक इसके अंदर नहीं होता, वैसे इसको होना तो चाहिए था। इसकी टाइप
डिस्क होती थी, स्क्वायर भी होता था, ये अब हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो वो सर्कल थे, अब किस में कन्वर्ट हो गए हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइप इनकी दे सकते हो। इतनी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते होते लिस्ट, लेकिन ये क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था तो ये मैंने आपको बता दिया लिस्ट क्रिएट करने का तरीका। अब एक तरीका और होता है नेस्टेड का, मैं यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट्स इसको कमेंट कर दूंगा और इसके अंदर देखना आप, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ OL या UL ले लेते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और ऊपर वाली के बाद मैं HR लगा देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता लग सके जो हम अभी काम करने लगे हैं। इस UL के अंदर मैं OL लेता हूँ, उस OL के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उस या फिर एक काम करते हैं, ऑर्डर लिस्ट को भी हटा देता हूँ। एक आपके पास कंप्यूटर नाम की क्या आई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आई है। इसके अंदर मैं एक OL जनरेट करता हूँ जिसके अंदर मैं LI डाल के इसके अंदर लिख देता हूँ रोम। अब देखो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई है जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है और उस ऑर्डर लिस्ट का क्या नाम है, रोम। ठीक है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट थी, उसके अंदर मैंने एक और अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। आप ऑर्डर के अंदर भी अनऑर्डर यूज़ कर सकते हो, आप अनऑर्डर के अंदर भी ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो ये हमारा लिस्ट्स का टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद इसके मैं चार्ट लगाऊंगा। अभी तक हम जो भी काम कर रहे हैं सेंटर टैग के अंदर कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा सारा का सारा कंटेंट सेंटर में हमें नज़र आ रहा है। ओके, अब मैं बनाऊंगा फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले फॉर्म का टैग होता है। यहाँ पे फॉर्म के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं एक्शन। एक्शन को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का काम है। फॉर्म के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लेबल, सेकंड होता है आपके पास इनपुट। देखो मैं INP लिखूँ या इनपुट लिखूँ, सजेशंस मुझे दे रही हैं, मैं सिंपल एंटर करता जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ी सी आदत आपको भी हो गई होगी इसको यूज़ करने की, तो आप इससे फैमिलियर होंगे। लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। आपने फॉर्म देखा होगा ना वेब पेज पे किस तरीके से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक लेबल आ गया और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गई है जिसके अंदर नेम लिखोगे आप। ठीक है, ये कैसे जनरेट हुई है, यहाँ पे मैंने इनपुट का टैग यूज़ किया है, तो यहाँ पे मेरे पास ये बार आ गई। अगर इसको मैं कमेंट कर दूँ तो मेरे पास ये बार चली जाएगी और सिंपल लेबल रह जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस लेबल को कमेंट कर दूँ तो मेरे पास साइड से लेबल ख़त्म हो जाएगा। इस लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं फॉर, और इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं ID का। अगर आप ID यहाँ पे दे देते हो नेम, कोई भी नाम दे सकते हो, सेम टू सेम यही नेम आप यहाँ पे भी दे दो फॉर के अंदर, तो क्या होगा, जब आप इस नेम पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये इनपुट फील्ड एक्टिव हो जाएगी। अभी देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तब एक्टिव हुई, अभी मैं नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तब भी एक्टिव हो रही है। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से हुआ है, इस फॉर और ID की हेल्प से हुआ है। ये याद रखिएगा कि आपने जो ID को नाम दिया वही यहाँ पे आपने फॉर के अंदर उसको कॉल करना है, नहीं तो उसको पिक नहीं करेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे नेम 1 कर दूँ, अब मैं नेम के ऊपर क्लिक करता रहूँगा, देखो वो नहीं हो रहा। अगर मैं 1 यहाँ से हटा देता हूँ और दोबारा नेम पे क्लिक करता हूँ, अब उसने इसको क्या कर दिया है, एक्टिव कर दिया है। ओके, ये लेबल था, ये इनपुट थी। अब एक होती है टाइप टेक्स्ट, इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, अभी सारी की सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर। टाइप टेक्स्ट का मतलब है आप इसके अंदर क्या पुट कर सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट और नंबर्स। टेक्स्ट का मतलब होता है जिसके अंदर टेक्स्ट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, तो आप इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कौन इजाज़त देता है, टाइप टेक्स्ट देता है। यहाँ पे एक नेम भी होता है, नेम को भी नहीं करेंगे, ये बैकएंड का काम है। इसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं प्लेस होल्डर, PLACEHOLDER। प्लेस होल्डर आप यहाँ पे जो भी दोगे वो आपको इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एज ए शो हो रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, कैन यू सी, यहाँ पे आपके पास नेम नाम का प्लेस होल्डर आ रहा है। अब अगर मैं लेबल ना भी लगाऊँ तो मुझे पता लग जाएगा कि इस इनपुट फील्ड के अंदर मैंने क्या पुट करना है। अब आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि इस तरीके से इनपुट बॉक्स होता है और उसके अंदर लिखा होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, तो वो इस तरीके से होता है। आप प्लेस होल्डर दे देते हो नेम का। ओके, अभी मेरे केस में आपको लेबल भी बताऊंगा और प्लेस होल्डर भी, इनपुट भी, सब कुछ। अब हमने यूज़र से नेम ले लिया, एक और लेबल क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा कॉन्टैक्ट का। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट फील्ड एक क्रिएट करूंगा। कॉन्टैक्ट के लिए टाइप इसकी होगी नंबर,
ठीक है। और प्लेस होल्डर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, प्लेस होल्डर दे देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, नॉट कुकम्बर नंबर। ठीक है, यहाँ पे आईडी और फॉर को यूज़ नहीं करा क्योंकि उसका मैंने आपको ऊपर बता दिया किस लिए होता है। अब देखो यहाँ पे नेम के सामने वाली फील्ड आ गई, फिर कॉन्टैक्ट आया, फिर उसके बाद ये आ गई। अब ये तो बिल्कुल मतलब कि आमने सामने आ रहे हैं ना, ऐसे तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इनपुट के बाद मुझे ये कॉन्टैक्ट नेक्स्ट लाइन में चाहिए ना, तो इनपुट के बाद मैं क्या लगा दूँगा, BR का टैग लगा दूँगा। ठीक है, अब ये इसके नीचे आ गया, अभी भी ये बिल्कुल साथ चिपके हुए हैं, तो मैं एक और BR लगा दूँगा, फिर थोड़ा सा और स्पेस ले लेगा। ठीक है, और एक काम करते हैं कि इस फॉर्म के टैग के बाद मैं 2-3 BR और लगा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा नीचे से व्यू मिलता रहे ये। ठीक है, अब इस कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पे आप देखो मैंने टाइप इसकी क्या रखी थी, नंबर। तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML यहाँ पे आपको एक स्लाइडर दे देते हैं जिसके अंदर आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, अगर आप नीचे आओगे तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का नंबर भी दे सकते हो, यानी कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0483 कुछ भी समथिंग जो भी नंबर होता है यूज़र का। फॉर आप यहाँ पे दे भी सकते हो, मैं भी के लिए इसको हटा दूंगा और लेबल के अंदर मैं लेबल दे दूंगा इसको ईमेल। और लेबल के बाद यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट करूँगा। इनपुट फील्ड के टाइप इस दफ़ा आप टेक्स्ट भी रख सकते हो और ईमेल भी रख सकते हो। ठीक है, ईमेल भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, और प्लेस होल्डर मैं इसको दे देता हूँ ईमेल। ठीक है, तो एक और फील्ड मेरे पास क्रिएट हुई जिसका नाम यहाँ पे ईमेल है, और इनपुट फील्ड भी यहाँ पे लेबल के साथ ईमेल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे क्योंकि वो उसके सामने आ रहा है, मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं 2 BR लगा दूँगा। एक BR लगाऊँगा तो उसको नीचे वाली लाइन में ले आएगा, एक BR और लगाऊँगा तो स्पेस से देगा। ठीक है, अब एक बटन क्रिएट करते हैं और इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और लेबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको हम पासवर्ड कह देते हैं। हम मल्टीपल लेबल्स लगा सकते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर लेना। मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ जिसकी टाइप पासवर्ड होगी, पासवर्ड भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, और इधर प्लेस होल्डर होगा मेरे पास पासवर्ड। ठीक है, तो इधर भी मुझे BR लगा के इसको सेपरेट करना पड़ेगा ताकि ये उसके सामने मिक्स ना हो जाए। 2 BR लगा दिए हैं, और ये BR नॉट BR, यहाँ पे इस टैग को क्लोज़ कर दूंगा। तो ये मेरे पास पासवर्ड की भी फील्ड आ गई है। ठीक, अब मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, बटन, और इस तरह मैं लिख देता हूँ सबमिट। ठीक है, इस बटन की यहाँ पे मैं टाइप क्या कर दूँगा, सबमिट कर दूँगा, क्योंकि मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इस बटन की टाइप क्या कर दूँगा, सबमिट कर दूँगा। अब जब मैं इस सबमिट के बटन पे क्लिक कराऊँगा तो ये सारा का सारा जो फॉर्म का डाटा है ये सारा का सारा कहाँ अपलोड हो जाएगा, आपके सर्वर पे, या जो भी डाटाबेस आपने कनेक्ट किया होगा। क्योंकि अभी हम फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, इतना एडवांस में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ रैंडम अली, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, ईमेल लिख देता हूँ ali@gmail। ठीक है, और पासवर्ड है यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल के सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो गया और उसने टेक्स्ट फील्ड को क्या कर दिया, खाली कर दिया। अब एक मसला है यहाँ पे, अगर कोई फील्ड आपकी खाली रह जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML आपको एक एट्रीब्यूट देता है जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड। मतलब ये आप दोगे इनपुट के अंदर, आप किस चीज़ को चेक करना चाहते हो, इनपुट को, कि क्या वो खाली तो नहीं रहती। तो आप इनपुट के अंदर एक रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट लगा दोगे, तो जब आप सबमिट करोगे और ये फील्ड खाली हुई तो आपको यहाँ पे वो एरर दे देगा। लाइक अगर मैं अभी सबमिट करूँ तो यहाँ पे आपको कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कौन दे रहा है, HTML के अंदर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। तो मैं सबके साथ रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। हाँ, आप जावास्क्रिप्ट और CSS के साथ मिला के इसको अच्छा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसको दिखा सकते हो एरर को। अभी के लिए क्योंकि हमारा काम एडवांस नहीं है तो अभी के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ रिक्वायर्ड को। अब मैं अगर सबमिट करता हूँ तो कह रहा है पहले इसको फिल करो, मैं नेम में नेम डाल देता हूँ कुछ भी, सबमिट करता हूँ, वो कह रहा है कॉन्टैक्ट नंबर को फिल करो, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, वो कह रहा है ईमेल दो, ईमेल को हम कुछ भी दे देते हैं। अब देखो मैंने टाइप क्या रखी थी, ईमेल, तो वही कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, यानी कि ये वैलिड नहीं है। तो वैलिड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस को वैलिड करना पड़ेगा। इसको वैलिड कर देते हैं और अब सबमिट करता हूँ तो वो कह रहा है पासवर्ड भी चाहिए, पासवर्ड भी दे देते हैं। अब सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक फॉर्म क्रिएट किया। ये होता है यूज़र से डाटा लेने के लिए कॉन्टैक्ट्स में, या फिर आप कोई भी इनपुट फील्ड में यूज़र से डाटा लेना चाहते हो, उसको अपने डाटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हो, तो हम यहाँ पे इनपुट फील्ड्स को यूज़ करते हैं यूज़र से वैल्यूज़ को लेने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट को भी डिस्कस कर लिया है, हमने यहाँ पे फॉर्म बनाना भी सीख लिया। इसके बाद टेबल है, टेबल को मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे HR लगा देता हूँ क्योंकि हमारा फॉर्म का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस फॉर्म के बाद यहाँ पे HR ये लाइन आ गई है, ठीक। टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मैं टेबल का टैग यूज़ करूँगा। टेबल के टैग के अंदर मेरे पास दो चीज़ें होती हैं टेबल के अंदर, एक टेबल हेड होता है, एक टेबल डाटा होता है। तो मैं यहाँ पे टेबल हेड बनाता हूँ, टेबल हेड के अंदर लिख देता हूँ क्लास, ठीक है। और टेबल हेड के बाद मेरे पास टेबल का डाटा होता है, टेबल डाटा में लिख देता हूँ, या फिर हम यहाँ पे क्लास की बजाय चलो इसको कंप्यूटर रख लेते हैं। अब ये क्लास थी, ये टेबल हेड है, और टेबल डाटा के अंदर आपके पास क्लास के सामने कंप्यूटर आ गया। अब मुझे यहाँ पे टेबल तो शो नहीं हो रहा, विजिबल नहीं हो रहा। मैं टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं बॉर्डर, बॉर्डर को आप वैल्यू दे दो कि 1, तो यहाँ पे आपको एक टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसको आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, बॉर्डर का कीवर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करके। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल के अंदर टेबल हेड होता है, और टेबल डाटा अगेन किसके अंदर होता है, टेबल बॉडी के अंदर होता है, इसको टी बॉडी कहते हैं। टी बॉडी के अंदर आपके पास टेबल का डाटा होता है, टेबल डाटा में आप लिख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। अब आप देखो क्लास ऊपर आपके पास एक हेडिंग है, उसके नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर नाम का उसका जो भी डाटा है वो है। तो क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, तो आप बॉडी के अंदर टेबल डाटा मज़ीद बना सकते हो, जैसे मैथ्स कर सकते हो, देन आप यहाँ पे टेबल डाटा के अंदर बायो कर सकते हो, एंड अप टू सॉन, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर के बाद मैथ्स और बायोलॉजी आए हैं, ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक दूसरे के नीचे हैं। मतलब एक क्लास आपके पास ये है, इसके नीचे ही आपके पास मज़ीद इसके जितने भी डाटा हैं वो इसके नीचे शो हों, जैसे कंप्यूटर है, मैथ्स है, बायो है। तो उनको नीचे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेबल रो को यूज़ करूँगा। मतलब कि TR का टैग होता है बेसिकली, मतलब कि अगर मैं यहाँ से टेबल बॉडी को हटा के TR कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन गई है, एक रो बन गई है। मतलब ये टेबल हेड है आपके पास, इसको मैं एक रो में रख लूँगा, इसको मैं कट कर लेता हूँ और टेबल रो क्रिएट करके इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। आपने एक रो क्रिएट की, उसके अंदर आपने हेडिंग डाल दी क्लास नाम की, ठीक है। फिर मैंने एक और रो क्रिएट की जिसके अंदर मैंने पहला टेबल डाटा डाला है कंप्यूटर का। इसके बाद ये जो दो इसके सामने आ रहे हैं, इसको यहाँ से कट कर लूँगा। अब क्योंकि ये मेरे पास नीचे वाली रो में आना है, तो एक और रो क्रिएट करके इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा, तो मैथ्स उसके नीचे आ गया। फिर बायोलॉजी रहता है, तो इसको यहाँ से कट कर लूँगा और एक और रो क्रिएट करूँगा, टेबल रो, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास के नीचे मेरे पास उसके सारी की सारी क्लासेस आ गई हैं, या फिर सब्जेक्ट्स, इसको हम ज़्यादा बेहतर है इसको सब्जेक्ट्स कह दें, ठीक है। सब्जेक्ट्स आ गए हैं मेरे पास। अब यहाँ पे अगर मैं एक टेबल हेड और इंक्रीज़ करता हूँ, लाइक यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बाद मैं लिख देता हूँ डेज़, ठीक है, कि किस दिन जो भी क्लास है वो आपकी होगी। तो डेज़ के बाद अब ये पहला टेबल डाटा इस पहले वाले के लिए है एक रो के अंदर, दूसरा टेबल डाटा इसके लिए कंप्यूटर की क्लास किस दिन होगी, लेट्स से मैं यहाँ पे कह देता हूँ फ्राइडे, ओके। और इस मैथ्स की क्लास को मैं टेबल डाटा के अंदर कह देता हूँ मंडे, और इस बायोलॉजी की क्लास को हम टेबल डाटा में डाल के इसको नॉट टेबल बल्कि टेबल डाटा, और इसको हम कर देते हैं वेडनेसडे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ऊपर हेडिंग्स आ रही हैं और उनके नीचे उनके मज़ीद जो भी सब्जेक्ट्स वाइज या जो भी आप कैटेगरी वाइज उसको डिनोट कर रहे हो वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मेन आपके पास टेबल रो है, आप जितनी रोज़ क्रिएट करते जाओगे उतनी रोज़ आती जाएंगी। हर रो के अंदर हेडिंग भी हो सकती है, डाटा भी हो सकता है। अगर आप पहले हेडिंग्स रखोगे तो उसके बाद नीचे फर्दर डाटा डिवाइड होता रहेगा, और अगर पहले ही आप डाटा रखोगे तो नीचे से फिर हेडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल का टैग, यहाँ पे टेबल का पोर्शन कंप्लीट हो गया, फॉर्म का पोर्शन कंप्लीट हो गया, और लिस्ट्स का भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। राउटिंग भी मैंने आपको बता दी। इसको हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं टेबल, ताकि कोड जब आप एक्सेस करो तो आपको समझ आ जाए कहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ है। अब कुछ HTML5 के टैग्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा और फिर हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। उन टैग्स में आपके पास अभी आपको दिखेंगे तो नहीं, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। एक हेडर का टैग होता है, या फिर अगर ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेहतर से क्लियर हो जाएगा। देखो, हेडर बोलते हैं पेज के इस टॉप वाले एरिया को, मतलब कि आपका ये वेब पेज है,
इस वेब पेज का जो ऊपर वाला एरिया सेक्शन है इसको हम बोलते हैं हेडर, और इस तरीके से पेज का जो नीचे वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं फुटर। बीच में आपके पास जितना भी सेक्शन आ रहा है इसको हम बोलते हैं मेन एरिया। इस मेन एरिया में जो साइड पे ये वाला साइड आ रहा है इसको बोलते हैं स्लाइडर, और ये जो आपके पास है मेन इसको हम बोलते हैं मेन एरिया। ठीक है, तो 3-4 कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया। पहले आपके पास हेडर है, फिर फुटर है, देन आपके पास यहाँ पे स्लाइडर है, और यहाँ पे आपके पास मेन एरिया है। ठीक है, तो आप जो भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे या उसके अंदर काम करोगे तो आपके पास सेम सिचुएशन रहेगी। आप नैव बार क्रिएट करोगे, फुटर क्रिएट करोगे, कंटेंट चेंज होगा मेन एरिया का और स्लाइडर का। स्लाइडर चॉइस होती है, अगर आप रखना चाहो वेब पेज में रखना चाहते हो तो रख लो, नहीं रखना चाहते तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल दिखाऊं कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैसे हम HTML पढ़ रहे हैं अभी W3 स्कूल की वेबसाइट से, तो मैं इन्हीं की वेबसाइट पे आपको इसको दिखाता हूँ कि देखो ये जो इन्होंने ऊपर वाला अपना एरिया क्रिएट किया हुआ है, ये आपके पास नैव बार है इनकी। यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से लेके ये वाला जितना भी एरिया ये आपके पास इसका हेडर कहलाता है। ठीक है, हेडर मीन्स यहाँ पे इनकी नैव बार बनी हुई है, ये वाला एरिया। ठीक है, इस हेडर के बाद जब इस पेज को मैं नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगा तो इनका फुटर भी आ जाएगा। साइड पे यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपके पास स्लाइडर बना हुआ है, इस स्लाइडर में डिफरेंट एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हो, और ये आपके पास वो मेन एरिया है जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट शो हो रहा है पेज का। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे साइड पे भी एक सेक्शन बनाया है जिसके अंदर एड्स चल रहे हैं। अब मैं नीचे चल के आपको इसका फुटर दिखाता हूँ, और ये सारा मेन एरिया चलता आ रहा है। देन सबसे लास्ट में ये यहाँ से जो ब्लैक एरिया स्टार्ट हो रहा है ये इनका क्या है, फुटर है। ठीक है, फुटर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहे उसको बना सकता है। तो ये वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि HTML5 के अंदर इनके हमें टैग्स मिलते हैं। इन टैग्स को यूज़ करके हम इन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। तो इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको किस तरीके से ये होती हैं। एक आपके पास हेडर का टैग होता है, हेडर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक आपके पास फुटर का टैग होता है, नीचे फुटर आता है आपके पास। उसके बाद आपके पास एक असाइड बार होता है, मतलब वो जो स्लाइडर आपको साइड पे दिख रहा था उसको असाइड बोलते हैं। और एक आपके पास मेन होता है, मेन मीन्स हो जो दरमियान वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था। और इस मेन के अंदर भी मज़ीद और सेक्शंस भी आते हैं, तो उन सेक्शंस को आप डिवाइड कर देते हो सेक्शन के टैग से। ठीक है, तो ये टैग्स होते क्या हैं, ये जब हम प्रैक्टिकल अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तब उसके अंदर ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगी। लेकिन ये अभी के लिए मैं टैग्स के नाम बता रहा हूँ कि ये HTML5 के कुछ टैग्स हैं। ठीक है, अगर ये टैग्स आप यूज़ करते हो तब भी ठीक है, नहीं तो इन सब की रिप्लेसमेंट में एक और टैग यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं डिव। आप ये डिव टैग भी यूज़ कर सकते हो। अब ये डिव क्या होता है इसकी अच्छे से समझ आपको तब आएगी जब हम CSS पे जाएंगे। अभी के लिए बस ऐसे समझ लो कि ये इन सब का काम अकेला ये डिव भी कर सकता है। ठीक है, HTML5 ने क्या किया कि आपको नेम वाइज टैग्स दे दिए ताकि आप जो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सको। अगर मैं हेडर बना रहा हूँ तो हेडर टैग के अंदर फुटर बना रहा हूँ तो फुटर टैग में, साइड बार बना रहा हूँ तो साइड में, मेन बना रहा हूँ तो मेन में, मेन के अंदर सेक्शंस हैं उनको सेक्शंस में, और अप टू सॉन जो टैग्स भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो ये टैग्स थे। और अगर आप वीडियो लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट में तो आप वीडियो भी लगा सकते हो। सेम वीडियो का टैग होता है, ये आपसे सोर्स लेगा, सोर्स के अंदर आपने वो पाथ देना है जिसमें आपकी वीडियो पड़ी है। जैसे हमने इमेज लगाई थी तो स्क्रीन पे आपके पास इसकी वीडियो आ जाएगी। ये भी मैं आपको जब प्रोजेक्ट करवाएंगे तब उसके अंदर करवाऊंगा, वीडियो भी लगाना सीखेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम एक प्रॉपर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग HTML, और प्रॉपर कोशिश करेंगे कि विदाउट थोड़ी सी भी CSS यूज़ ना करें, प्रॉपर सिर्फ HTML का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करें। और एट दी एंड यहाँ पे मैं ये सारा कोड इसके अंदर पुश कर दूंगा, इसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, इसको आप एक्सेस कर लेना और सारा कोड यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो।